गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग करने का, मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग करने का एक प्रोसेस जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम एक्चुअल में जो भी काम कर रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए हैं, उनसे कंपेयर करके डेविएशन का पता लगाते हैं और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेने का काम करते हैं। तो इट मीन्स कि हम 5 हमारे मेन कह सकते हैं कि चीफ बेसिस होते हैं कंट्रोलिंग करने के कंट्रोलिंग प्रोसेस में। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपैरिजन करना है ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फोर्थ हमारा है एनालाइजिंग डेविएशन एंड फिफ्थ में हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कार्यवाही करने का काम करते हैं। यहाँ बेटा आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें कि कंट्रोलिंग प्रोसेस को ही शो किया गया है। कंट्रोलिंग प्रोसेस जिसमें कि फर्स्ट स्टेप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हुए हमें जो कि कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड का, देन एनालाइज डेविएशन की डेविएशन को एनालाइज करना है। अच्छा, जब हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स जो हैं वो कलेक्ट करने होंगे कि इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, अगर वो अटेन है यानी कि अगर वो प्राप्त किया जा सकता है, यस है, तो डू नथिंग, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्राप्त नहीं किया जा सकता तो इज डेविएशन एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर यदि यस है कि जो कि आपके डेविएशंस हैं वो आपको एक्सेप्टेबल है तो डू नथिंग, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका आंसर नो है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना होगा कि इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसका अगर आंसर यस है कि स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो इट मीन्स कि आपको जो डेविएशन आ रहे हैं उनकी कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने का काम करना होगा और उसके बाद करेक्ट परफॉर्मेंस यानी कि प्रगति को सुधारने का काम करना होगा। और ऐसे करते हुए आप सेकंड स्टेप पर पहुंचेंगे कि आप फिर से मेजरमेंट करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का। और अगर आपका इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, इट मीन्स कि नो में आ रहा है तो इट मीन्स कि रिवाइज द स्टैंडर्ड, कि आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड रिवाइज करने होंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड रिवाइज करने होंगे तो इट मीन्स कि आप फर्स्ट स्टेप पे आ जाओगे वापस से कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और फिर से ये आपको मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ, उसके बाद एनालाइज करोगे और फिर टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, कि आपको करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने का काम करना होगा। तो हम फिर फर्स्ट स्टेप पर ही चलते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चा कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि जो कि आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको अच्छे से सेटअप करने का काम करना होता है। जो स्टैंडर्ड है वो डिटरमाइन करना आपका फर्स्ट स्टेप कहलाता है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर, कि जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इसके बेस पर मेजर करने का काम किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, दे आर द स्टैंडर्ड्स विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ द फिगर, कि जिनको कि आंकड़ों में प्रदर्शित किया जाता है वो स्टैंडर्ड क्या कहलाएंगे? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि एक जो कि वर्कर है वो 1 डे में 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन करता है, पर यूनिट कॉस्ट 100 आती है। इस तरह से ये क्या कहलाएंगे? आपके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड आपके होते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, यानी कि गुणात्मक प्रमाप जिन्हें कहा जाता है। दे आर द स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फिगर, कि यानी कि उनको हम आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके मनोबल को मापने का काम करना क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहलाएगा। यानी कि इसको सीधे तरीके से मेज़र नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। इसको मेज़रमेंट करने के लिए आपको लेबर टर्नओवर रेशियो, एब्सेंटीज रेट और डिस्प्यूट्स रेट, इनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर ये तीनों रेट जो हैं वो आपके लोअर हैं
तो इट मीन्स कि जो कि मोरल है आपके एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड के बेसिस जो हैं वो क्या होते हैं। बेटा यहाँ पर 4 बेसिस आपको बताए गए हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। क्वांटिटी स्टैंडर्ड आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, सेल्स एंड स्टॉक से। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके आर रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज़ मोरल। टाइम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेफर करता है टाइम कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जब आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पर कितना टाइम कंज्यूम किया जा रहा है। और जो कि आपका कॉस्ट स्टैंडर्ड है रेफर करता है लेबर, मटेरियल एंड द अदर एक्सपेंसेस को। नाउ नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल्स डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स, कि जब आप स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे तो उस टाइम पे कुछ फैक्टर्स है जिसको कि आपको कंसीडर करना होगा, यानी अपने माइंड में सेटअप करना ज़रूरी है और उसको ध्यान रखते हुए केप्ट इन द माइंड, शुड बी केप्ट इन द माइंड। कुछ फैक्ट्स हैं उसको अपने दिमाग में रखते हुए ही आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेटअप करने का काम करना है। क्या? फर्स्ट इज स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल, कि स्टैंडर्ड जो है वो रीजनेबल होने चाहिए। रीज़नेबल का मीन्स यही है कि ये ना तो इतने ऐसे होने चाहिए कि इनको अचीव करना बहुत ज़्यादा इजी हो, ना ही ऐसे कि इनको अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो इस तरीके से रीज़नेबल होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये मेज़रेबल भी होने चाहिए। मेजरेबल मीन्स कि मापने योग्य होने चाहिए, आप इजीली इनको मेज़र करने का काम कर सकें। स्टैंडर्ड्स जो हैं शुड बी फ्लेक्सिबल, कि ये फ्लेक्सिबल होने भी ज़रूरी हैं, जो कि आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज होती जाए देन उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप इन स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर सकें, ऐसे होने चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर, कि ये सिंपल और क्लियर होने चाहिए, कि जो भी डिटरमाइन किए गए हैं स्टैंडर्ड्स वो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी को अंडरस्टैंडेबल हो सके, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा डेविएशन टॉलरेंस लिमिट वो भी होनी ज़रूरी है, कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट शुड आल्सो बी क्लैरिफाइड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है, जैसे कि एग्जांपल कि यदि डिटरमाइंड टाइम में आपको 2000 यूनिट्स के स्थान पर ना 1950 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर इतना डेविएशन आता है तो उस पर आपको करेक्टिव एक्शन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट जो है वो क्लियर कर देनी ज़रूरी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हमें क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने का काम करना है। तो जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस का सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको यही करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको मेजरमेंट करना होगा। अच्छा, जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी मेजरमेंट से ना मैनेजर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है कि जो कि वो वर्क है वो प्लानिंग के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के रिलेशन में ना एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कार्य पूरा होने के लिए कि टाइम पर की जाए या कार्य चल रहा हो उस टाइम पर की जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये होगा कि जो कि वर्क किया जा रहा है उसकी प्रोग्रेस जब हो रही है उसके मापन पर भी किया जा सकता है या फिर उस पर भी किया जा सकता है या फिर कार्य पूरा हो जाने के बाद भी किया जा सकता है। दोनों ही सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट जबकि कार्य चल रहा है उस टाइम पर तो सुपरविज़न किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि जो आपकी व्हीलिंग है उस स्पीड पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नेगेटिव आपका रिजल्ट आ रहा है तो उसी टाइम पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए ना आप जो भी आपका बैलेंस वर्क है उसमें होने वाले लॉस को रोकने का काम कर सकते हैं। और सेकंड जो सिचुएशन है जिसमें कि पूरा काम फिनिश होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव रिजल्ट आने पर करेक्टिव एक्शन जो लिया जाता है ना वो इन फ्यूचर लिया जाता है और जो हानि हो चुकी है उसको तो कम नहीं किया जा सकता। तो डिपेंड ऑन यू कि टाइम टू टाइम ही अगर आप सुपरविज़न करके देख सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो इट मीन्स कि आप ना अभी भी जो लॉस होना है उससे भी बचने का काम कर सकते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेजरमेंट करते टाइम भी आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट इज़ द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी कम्प्लीटली
ट्रू, कि वो पूरी तरीके से सही होने चाहिए। इसके अलावा दिस फिगर्स शुड बी कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड, कि निरंतर तैयार करना भी ज़रूरी है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम एज वर adopted at the time of determining standards, एंड फोर्थ इज कि जो कि प्रोग्रेस है उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको ना डेविएशन टॉलरेंस लिमिट जो है उसको भी प्रकट कर देना जरूरी होता है। अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा प्रोसेस का। जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें अब क्या है कि हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए, सेकंड में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर लिया है। अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों का आपस में। तो यानी कि जो थर्ड स्टेप है उसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हुए डेविएशन का पता लगाने का काम करते हैं। और डेविएशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके नेगेटिव डेविएशंस होते हैं और एक पॉजिटिव डेविएशन होते हैं। अच्छा, जो कि कंट्रोलिंग में नेगेटिव डेविएशन आते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन क्यों आए हैं इनके कारणों का पता लगाना भी ज़रूरी होता है। तो साथ ही साथ जो पॉजिटिव डेविएशंस आ रहे हैं ना उनके भी कारणों का पता लगाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव डेविएशंस आ रहे हैं तो उस टाइम पर क्यों आ रहे हैं, किन कारणों से आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि और भी पॉजिटिव डेविएशंस आ सकते हैं। तो हम उसमें अमेंडमेंट करते हुए इन फ्यूचर अपनी एफिशिएंसी को और भी इंक्रीज़ करने का काम, इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका डायग्राम गिवन है जिसमें बता रखा है कि जो कि आपका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया 10 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो हम मान कर चलते हैं, ज्यूम करते हैं कि 8 यूनिट्स का भी हो रहा है, 10 यूनिट्स का भी हो रहा है एंड 12 यूनिट्स का भी हो रहा है। तो रिजल्ट हमारा आया कि अगर हमारा 8 यूनिट्स का हो रहा है तो इट मीन्स कि नेगेटिव डेविएशन आ रहा है -2, और अगर हमारा 10 यूनिट्स का ही हो रहा है तो इट मीन्स कि 0 डेविएशन आ रहा है, और अगर 12 यूनिट्स का हो रहा है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है +2। तो देखो कि अगर -2 आ रहा है तो इट मीन्स कि माइनस होने के कारण क्या है वो पता लगाना जरूरी है। अच्छा, 0 डेविएशन आ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डू नथिंग, कुछ मत करिए। इसके अलावा अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रहा है, कारण का पता लगाना जरूरी होता है। अच्छा, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आप इन फ्यूचर अपनी एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप। अच्छा, फोर्थ स्टेप आपका है एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का पता लगाना। अच्छा, डेविएशन का पता लगाना तो इट मीन्स कि आपको ना कुछ बातें हैं जिनको कि अच्छे से डीपली स्टडी करना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, कि या स्टैंडर्ड जो है वो प्राप्त हो सकते हैं? यदि हाँ तो डू नथिंग, कुछ मत करिए। लेकिन अगर नहीं तो इट मीन्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचना होगा कि इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, कि क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल है। अगर डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है तो इट मीन्स डू नथिंग, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इसके अपोजिट डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना होगा, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। तो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है या फिर उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको डेविएशन के जो कि कारण है उसको खोजना होगा और उसमें करेक्टिव एक्शन भी लेना होगा और आगे काम चलेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर डिटरमाइन किया गया स्टैंडर्ड जो है वो गलत है तो इट मीन्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचना है। नेक्स्ट क्या है आपका, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड ही गलत है तो इट मीन्स कि आपको स्टैंडर्ड को क्या करना है, रिवाइज करने का काम करना होता है। और फिर से आपको क्या करना है, नए सिरे से ही फर्स्ट स्टेप पर ही पहुंचना होगा और डेविएशंस जो हैं उनका फिर से पता लगाना होगा, स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हुए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हुए, उनका आपस में कंपैरिजन करते हुए। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या है बेटा, कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट मीन्स होता है कि ये जो कि लिमिट है ना, इस लिमिट में अगर डेविएशंस आपके आते हैं तो आप उन डेविएशंस को क्या कर सकते हैं, अनदेखा, इग्नोर करने का काम कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। देयर आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रिगार्डिंग दिस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल,
देखो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का प्रिंसिपल यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको एक्टिविटी करनी है उससे पहले से ही ये निश्चित कर लिया जाता है, सर्टेन कर लिया जाता है कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इनको की रिजल्ट एरिया कहा जाता है। इट मीन्स कि जो कि आपके मैनेजर्स हैं उनको छोटी छोटी और कम इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में न उलझकर उन एक्टिविटी पर ही ध्यान देना है जिनके कारण अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान जो है वो हो सकता हो। अच्छा, सेकंड आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कंट्रोलिंग में ये बताता है कि इस प्रिंसिपल का ये मानना है कि एक मैनेजर को इम्पोर्टेंट डेविएशन आने पर ही क्या करना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट डेविएशन मीन्स ये है कि कुछ डेविएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएं या बहुत ज़्यादा बुरे आ जाएं। तो इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है बेटा कि इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि इफ़ ए कंपनी lays down 3% increase in bad debts as an acceptable level, कि कंपनी जो है वो बैड डेट्स अगर उसके 3% तक होते हैं तो इट मीन्स कि वो उसको एक्सेप्टेबल लेवल मान रही है। तो इट मीन्स कि ये माना जाए कि अगर बैड डेट्स जो हैं वो 3% तक अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको अपने मैनेजर्स को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये तो एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है। अच्छा, अब इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, कि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो कि क्रिटिकल पॉइंट वाला आपका प्रिंसिपल है उसमें ये देखा जाता है कि किन आपको पॉइंट्स पर, किन एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करना प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इसमें पहले से ही डिटरमाइन किए गए जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं ना, उनके सिर्फ आप डेविएशन देखते हैं और डेविएशन जो है वो ज़्यादा ही नेगेटिव या पॉजिटिव आते हैं, देन ही आप करेक्टिव एक्शन लेने का काम करते हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि सबसे पहली बात तो बाय टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट डेविएशन बोथ टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड। नेक्स्ट कि द मैनेजर्स रिमेन फोकस्ड इन द इम्पोर्टेंट एरियाज़, कि वो अपने इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर अपना ध्यान जो है वो रख सकते हैं। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने का जो भी ऑथोरिटी होती है वो सबऑर्डिनेट को असाइन करते हुए सबऑर्डिनेट्स के मोरल को भी इंक्रीज़ किया जाता है। फोर्थ ये बताता है कि जो कि आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए पोटेंशियल लॉस से बचने का काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉजेज़ ऑफ डेविएशन। डेविएशन के कॉजेज़ जो हैं उनका पता लगाना भी ज़रूरी होता है कि क्या कारण रह गए होंगे। जैसे कुछ ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ चीफ अमॉन्ग द ह्यूमन कॉजेज़। नेक्स्ट अनसर्टेन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो जाना, लॉकआउट्स हो जाना, इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब कुछ भी इसमें आएंगे। कुछ आपके वेरियस हर्डल्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ द मशीन्स, ये वेरियस हर्डल आपके सामने आएगा। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपका रॉन्ग स्टैंडर्ड, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने सेल्स या प्रॉफिट्स या जो भी कॉस्ट वगैरह होती है ना उसके रॉन्ग स्टैंडर्ड्स एस्टिमेट कर लिए गए हों। तो इस प्रकार के डेविएशंस और उनके जो भी कॉजेज़ होते हैं ना, अगर आपने उनको अच्छे से सर्च कर लिया है तो उनकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हुए करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उनके रिलेटेड जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं ना उनको ये रिपोर्ट सेंड करने का काम कर दिया जाता है। जब आप ये रिपोर्ट सेंड कर दी है तो फिफ्थ आपका स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि ये हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसका लास्ट स्टेप माना जाता है। इसमें करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाता है। इससे पहले हमने जो डेविएशंस हैं उन सभी को एनालाइज किया है, उसे उनके कारणों का पता लगा लिया है। अब बारी ये आती है कि एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस होनी थी उसमें जितने भी अड़चनें आई हैं उन बाधाओं को किस तरीके से दूर किया जा सके, तो उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है।
अच्छा, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए 2 टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि वास्तविक प्रगति में कमी को दूर कर देना। इसमें एग्जाम्पल लेकर चलो कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन, कि जो आपका कि उत्पादन है उसमें कमी आ गई है और वो कमी मशीन की खराबी के कारण आई है, तो जो मशीन की खराबी हुई है उसको तुरंत ठीक करवा लेना ज़रूरी होता है, ताकि और इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा काम करवा के प्रोडक्शन की कमी को आप फिर दूर करने का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड आपकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है? स्टॉपिंग द रिपीटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कि फॉर एग्जांपल कि मशीन की खराबी के कारणों का आप ना डीपली स्टडी करें कि ये किन कारणों से मशीन में खराबी आई है, और फिर उसका उपाय भी आपको उसी टाइम कर लेना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से क्रिएट ना हो। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आता है बेटा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कौन कौन सी बातें हैं जबकि आपको करेक्टिव एक्शन लेने के टाइम पर इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, कि सुधारात्मक कार्यवाही डेविएशन के कारणों का पता लगाने के बाद उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही करनी चाहिए, और अगर आपने ना जो कि स्टैंडर्ड हैं वही गलत डिटरमाइन कर लिए हैं तो उनको ठीक कर देना चाहिए। करेक्टिव एक्शन उसी मैनेजर के द्वारा लेना चाहिए जिसका कि सीधा रिलेशन हो वर्क के साथ। इसके अलावा करेक्टिव एक्शन जो है वो शीघ्र लेना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में लॉस से बचने का काम किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जो कि करेक्टिव एक्शन हैं वो ऐसे भी ले लेना चाहिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में लगे हुए जितने भी पर्सन्स हैं वो उसको लाइक करें। इट मीन्स कि उसका उसका किसी तरह का विरोध जो है वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन भी आ रहा है तो आपको उसके लिए भी सुधार करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके, फ्यूचर में उसको इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा सके। तो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन जो है उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।